इनका तालियों से हम सब स्वागत करेंगे। दूसरे हमारे अतिथि आज के कीनोट स्पीकर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय पासवान जी होंगे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन के डायरेक्टर प्रोफेसर जयदीवाला कुमरिया जी करेंगे और हमारे सेंटर के हमारे साथी प्रोफेसर एच डी शर्मा साहब हमारे साथ होंगे। रीचा से मैं निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर एस एन संतवार सर को पुष्पगुच्छ मोमेंटो देकर के सम्मानित करें। सृष्टि प्रोफेसर संजय पासवान सर को मोमेंटो और पुष्पगुच्छ करके सम्मानित करेंगे। जूही सिंह प्रोफेसर जयदीवाला कुमरिया सर को सम्मानित करेंगे। तालियों से आप लोग हौसला बढ़ाते हैं। भाव्या तिवारी प्रोफेसर एच डी शर्मा सर को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि ये जो 2 दिवसीय संगोष्ठी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विजन ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इन मॉडर्न इंडिया, कि आज बाबा साहब अम्बेडकर किस तरीके से भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं। आज वो चाहे राजनीति की दुनिया हो, समाज वैज्ञानिकों की दुनिया हो, इतिहासकारों की दुनिया हो या फिलॉसफिकल क्षेत्र के लोग हों, आज बाबा साहब अम्बेडकर हर जगह दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहती है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय स्थापित हो, तो हमें लगता है कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है जिनके बताए हुए मार्ग पे चलकर दुनिया में शांति, सौहार्द, भाईचारा स्थापित किया जा सकता है, तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके ऊपर 2 दिन तक हम लोग चिंतन मनन करेंगे, मंथन करेंगे, विद्वानों के विचार आएंगे, एक नया रास्ता बनेगा समाज को चलने चलाने के लिए। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजय पासवान सर को ही आमंत्रित करूंगा। सर बहुत अच्छा बोलते हैं, आप सब सर के बारे में जानते हैं। सर प्रोफेसर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में, आप भारत सरकार के मानव संसाधन राज्य मंत्री रहे, भारत सरकार के संचार मंत्री रहे, भारत सरकार के सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर रहे, सांसद रहे, एमएलसी रहे, बहुत सारे प्रशासनिक शैक्षणिक पदों पे आप भारत के अंदर काम किए हैं, कर रहे हैं। आपको जितना भी हम लोग सुनते हैं आपकी और प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में लगातार हो, यह अपने आप एक मैं मानता हूँ मूवमेंट ही है कि हर किस्म के प्रोग्राम को करना और उसमें लोगों को बुला ले जाना बड़ी बात है। इसलिए मुझे लगता है कि कहना चाहिए ये हो गया, इसलिए अब डिस्प्यूट कोई नहीं है, डिबेट नहीं है, ये डिस्कोर्स में आ गया है। अब डिस्कोर्स से आगे नैरेटिव की बात होती है कि अभी वर्तमान समय में उनके नैरेटिव्स का क्या इक्विटी है, क्या रेलिवेंस है उनका। इससे अम्बेडकर का मैं मानता हूं कि उसका रेलिवेंस अभी क्या है करने की जरूरत है। लोगों को लगता है, कुछ लोगों को खास करके जो लोग थोड़ा कंजर्वेटिव लोग हैं, उनको लगता है कि अम्बेडकर पर चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब मैं नहीं मानता हूँ बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए चर्चा होता है कि ह्यू एंड क्राइम भी हो रहा है,
तो ह्यू एंड क्राई और वॉइस में फर्क है। वॉइस होता है या वॉइस दिया जाता है तो वह एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन है। ह्यू एंड क्राई है तो समथिंग गोइंग ऑन डिनर में समथिंग तरह शोरगुल हो रहा है, लेकिन वॉइसेस जो है उस वॉइस को लोग सुन रहा है, देख रहा है, इसलिए इट्स नॉट ह्यू एंड क्राई, इट्स नॉट डिन एंड बसर, बल्कि ये वॉइस है, राइज ऑफ वॉइस है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉइस है, रियलाइजेशन ऑफ वॉइस है। अंबेडकर ने जो अपने एक आदमी को समझना, आप जिंदगी भर होते हैं किसी के साथ में तो आप समझ नहीं पाते, और जो आपके बीच है ही नहीं उनको पढ़ के कैसे समझिएगा। इसलिए उनको हर प्रोग्राम में एक नए नजरिए से हमें देखना चाहिए और नए ढंग से देखना चाहिए। उनको केवल ये कहना कि साहब वो कुछ सेक्शंस के लोगों के, वह मार्जिनलाइज के या हाशिए के लोगों के वह एक नायक थे, ऐसा नहीं होता। सिया का कि उनको आप कहें कि उनको अंडर वैल्यू करना होगा, अंडरस्टिमेट करना होगा। वो एक संविधान के निर्माता थे, यह भी कहकर उनको कट ऑफ करना है। वो एक ज्यूरिस्ट थे, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट थे, तो एक एक एंगल उनका है। तो ये ऐसा क्यों था? आप देखेंगे एक आदमी समाजशास्त्री भी है और शास्त्री भी है, वो लीगल का विधि का ज्ञाता भी है, तो वह आदमी एक राजनीतिक भी है, एक राजशास्त्री भी है। तो आप गौर करेंगे आप कि वह आदमी जो हाशिए से आया होता है उसे लगता है कि साहब हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आज के इस दौर में मैं जब देखता हूं अमरनाथ को तो मुझे लगता है कि अमरनाथ में वो तमाम चीजें हैं जो अंबेडकर जी के मन में हुआ करता था। अब इस पिछले 2 महीने में हमें क्या बात बुलाया है, मैं ना नहीं कहता हूं इनको, नहीं इसलिए नहीं कि मैं बिल्कुल फ्री बैठा होता हूं, क्योंकि ना मैं नहीं कहता हूं कि इनको हम चाहते हैं कि इसको इनकरेज करें, प्रमोट करें। और इनकी जो भावना है, क्योंकि एक जो हाशिए का आदमी जो आया होता है उसको लगता है कि हम ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। स्वाभाविक है, हर वो आदमी जो यहाँ बैठा होगा और जिसने हाशिए का दंश झेला होगा उसे लगता है काश, अब हम लोग को लगता है कि साहब स्टूडेंट लाइफ में हम लोग थे तो लगता है कि एक अच्छा, काश हम अच्छा गीतकार हो जाते, काश हम अच्छा एक स्पोर्ट्स खेलने वाले होते, काश अच्छा एक डिबेटर हो जाते, ये लगता था। सबके अपने फायदे थे। जब स्पोर्ट्समैन के लिए मैदान में ताली बजती थी तो लगता था कि हम क्यों नहीं स्पोर्ट्समैन बने। तो आईटी क्रांति में लगे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को सामाजिक क्रांति के योद्धाओं को, योद्धाओं को सम्मान करना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। जबकि उस समय भी लोगों का विरोध क्या था कि इनका कोई योगदान सामाजिक क्रांति के अलावा कहीं और है नहीं, हम क्यों क्रांति में शामिल करेंगे। लेकिन गांधी ने विट्रो लगा दिया कि नहीं नहीं, सामाजिक क्रांति राजनीतिक क्रांति से बड़ी क्रांति थी। और लगातार अम्बेडकर ने कहा भी कि बापू आप राजनीतिक क्रांति के लिए आजादी करो देश का, लेकिन मैं अभी लगा हुआ अपने समाज की क्रांति में, समाज को मैं जागृत कर रहा हूं। बड़ी बात थी। तो गांधी भी उनको मानते थे और अम्बेडकर भी उनको मानते थे, कोई डिफरेंस का कोई कहीं पे सवाल नहीं उठता है। इसलिए हम सब जाने समझे वो जो रेजिलियंस, जो कैसे अपने मन मुटाव को, मन में कुछ ये नहीं था, मन में कुछ डिफरेंस नहीं था, हम कैसे अपने विरोधी से भी, सुपर विरोधी से भी कैसे हम इंगेज हो सकते हैं। अभी क्या होता है कि हम लोग कोई बात अगर नहीं बन रही है तो हम लोग उल्टे इनरेज होता है, तो क्रोधित रहते हैं, इंगेज नहीं होते। इसलिए इंगेजिंग स्किल भी सीखना होगा हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर से, कैसे हाउ टू गेट इंगेज, हाउ टू स्टे इंगेज विद द ऑल स्टेक होल्डर ऑफ द नेशन बिल्डिंग, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। जो सामाजिक रूपांतरण है, जो राष्ट्र का निर्माण है और दुनिया का जो मानवता का विकास है, उसमें कैसे हम अपने उन तमाम लोगों से भी एक हो सकते हैं जो हमसे अलग लाइन रखते हैं। क्योंकि तो आप ये मान लें कि नोबडी इज परफेक्ट। दुनिया के तमाम फिलोसोफर ने कहा है कि परफेक्ट होना इट इज ए मिसनोमर, लेकिन उस परफेक्शन की ओर एक्सेल करना, परफेक्ट होने के लिए उत्कृष्ट प्रयास में लगना, यह कंटिन्यूस प्रोसेस है।
इसलिए हम एक्सेल कर सकते हैं, हम एक्सेल कर रहे हैं, हम परफेक्ट हो गए ऐसा नहीं सकता है, समझ गया है। इसलिए उस 100 रुपए का शैम्पू जो है 2 रुपए के सैसे में बेच रहा है। ये बाजार ने समझा है कि वही स्टैंडर्ड है, वही चीज है, हम बच्चे को मजदूर भी खरीदेगा इसको। ये समाज में खतरनाक बात है। सवाल उठे उस टॉयलिंग क्लास पे, मॉइलिंग क्लास पे सवाल उठना चाहिए, सवाल करना चाहिए उसको, सवाल करना सिखाना होगा उसको। और सवाल का मतलब बवाल नहीं होता है, सवाल कोई कहता बवाल हो गया ऐसा नहीं, डिक्लास करना, डिकोलोनाइज करना, और मैं आज कहता हूं डीफ्यूडलाइज करना अपने आप को। कहेंगे भाई फ्यूडल तो वर्ड सुना हमने, फ्यूडलाइज तो सुना, डीफ्यूडलाइज क्या होता है? जो आजकल नया फैशन हो गया है कि अभी हम गरीबों की बात कर रहे हैं, तो गरीबों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, उसमें अलग अहम अहंकार हो गया है लोगों का। आप गौर करेंगे, क्या हाउस में बोल रहे हो बाकी लोग से, ये जो फ्यूडल अप्रोच है, हम तेरी बात कर रहे हैं गरीबों, तुम सुनो समझो हमको, ये जो फ्यूडल अप्रोच है, तो वह जो फ्यूडलिज्म का जो ट्रेसेस है उनमें है, जो उनमें अता पता है, और नए ढंग से हम गरीबों की बात कर रहे हैं, इसका गुमान अहंकार पाले हुए कई लोगों से मिलता हूं। अभी मैं गया था पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, तो वहां देखा मैंने, बोल के आए हाउस से, बड़ा वो छाती खड़ा कर कह रहे थे, देखा ना संजय जी, मैंने आपके बारे में बातचीत किया था। मैंने कहा बड़ा ऐसा ना करो, बड़ा उपकार किया, तुम जिस पार्टी में हो उस पार्टी का खा रहे हो, इसलिए खा रहे हो कि तुम हमारी बात करते हो। मतलब ये कि वहां पे खास करके कम्युनिस्टों ने, सोशलिस्टों ने, उन लोगों के एमपी ने जो 4-5 की संख्या में है, बड़ा छाती पीट के बोलते कि हम आपकी बात करके आए हैं, और तुम हमारी बात करके रोजगार पा रहे हो, ये उससे बड़ी बात नहीं। जो गरीब है वो अपना खा पी लेंगे, लेकिन रहने को घर नहीं। जब लैंड का सोशलाइजेशन होगा, किसको कितना किस सोसाइटी को कितना लैंड चाहिए, तब उसका ही हो सकता है। एक बड़ा सवाल वो भी अनरिजॉल्व अभी भी है, जो लैंड का इशू है वो अनरिजॉल्व है। अभी भी लैंड को हम लोग लैंड कॉन्फ्लिक्ट जोड़ते हैं, लैंड डिस्प्यूट जोड़ते हैं, लैंड रिफॉर्म्स जोड़ते हैं। हम क्यों नहीं लैंड रिलेशंस पे कुछ टॉपिक कर सकते हैं? आपके इस उद्बोधन ने एक नया डिस्कोर्स शुरू किया है, और उसमें हम सब जो शोधार्थी हैं, अध्यापक हैं, एक नया दृष्टि मिली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कड़ी में मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर एसएन संखवार सर, PHU IMS के डायरेक्टर हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर आए और अपनी बात रखें। प्रोफेसर एसएन संखवार सर। धन्यवाद डॉक्टर पासवान सर। यहाँ इस सभागार में उपस्थित आज के हमारे मुख्य वक्ता और हमारे बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर संजय पासवान जी, जो हमारे कई विभागों के पूर्व मंत्री रहे, अमरनाथ पासवान जी, भैया जी, शर्मा जी, और इस सभागार में उपस्थित हमारे विद्वजन, छात्र छात्राओं, जो आज का विषय है उसमें बृहद प्रकाश अभी डॉक्टर संजय पासवान सर ने बताया। उन्होंने समाज को कैसे नई दिशा मिले और बाबा साहब की क्या भावनाएं थी, और उन भावनाओं को उन्होंने कैसे लिखित किया और उसको समाज में परिलक्षित भी हुआ सब कुछ, और बहुत कुछ समाज में आगे की उन्नति हुई। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, सबको आगे बढ़ना है। सर्व समाज बनेगा तो वो जल्दी से बने, तो उसके लिए सभी समाज के लोगों का एक साथ मिलना, एक साथ होना बहुत ही आवश्यक है। और बाबा साहब के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, अभी सर ने बहुत कुछ विस्तृत में बता रखा है। और इसके अलावा जो आइडिया का विश्लेषण सर ने करके बताया,
वो बहुत ही अनुकरणीय है और सभी को ऐसा फॉलो भी करना है कि हमें कैसे उसमें इन्वॉल्व होना है, कैसे इंसिस्ट होना, कैसे हमें डाइवर्सिटी में आना है। ये सारी बातें बहुत ही अच्छी थी जो सर ने बताई। कुमरिया सर को मैं आमंत्रित करूंगा अध्यक्षीय बोधन के लिए। सर आए और अपनी बात रखें। प्रोफेसर जे बी कुमरिया सर। आज का जो चीफ स्पीकर है प्रोफेसर संजय पासवान और प्रोफेसर शंकुवार और बाकी डायस पर लोग बैठे हुए सभी लोग और हमारा जो सीनियर ऑफिसर्स है और बहुत सारे डेलीगेट्स हैं बाहर से आए हुए और विशेष स्कॉलर्स एंड सेंट्रल का जो भी स्टाफ मेंबर्स है सभी को नमस्कार। आज का ये सेमिनार है अम्बेडकर विजन ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इन मॉडर्न इंडिया। इस विषय पर हम लोग बहुत पहले से इसका आयोजन के लिए बहुत सारे डिस्कस करके प्लान करके ये आयोजन का आज का दिन ये यही जब इसी लेवल तक आया है और इसमें हम लोग अम्बेडकर का जो रिलेवेंस है, मॉडर्न रिलेवेंस है, उसका हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं क्योंकि अम्बेडकर के बारे में बहुत सारे बचपन से देख रहे हैं क्योंकि सभी लोग हम लोग का स्कूल एजुकेशन से लेकर अभी तक इस लेवल तक आया है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा डिफरेंट फील्ड्स में भी एक्सपीरियंस पाया और डिफरेंट फील्ड्स में भी सेवा करके हम लोग एक्सपीरियंस के साथ हम लोग जैसा अम्बेडकर का जो एजुकेशन पीरियड है 1902 से लेकर और ये डिलीट LLD 1927 तक जितना भी उन्होंने एजुकेशन पाया उनका इक्वालिटी पर जो वर्क है बिना जानते हुए भी उसके लिए वर्क बहुत स्ट्रगल के साथ ही क्योंकि उनका एक सिंपल एक कोटेशन है नो प्यूर नो वाटर। इसका मतलब जो स्कूल में जो प्यूर नहीं होगा उनको पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। इसका मतलब एक ह्यूमन बीइंग बॉडी रिक्वायर्स हाइड्रेशन without having any water, how he was able to survive being a child? It is very inhuman condition, है ना? इसका मतलब इक्वालिटी वहाँ से उन्होंने सिद्ध किया क्योंकि वो आवाज है ना। इसका मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि इक्वालिटी के लिए उनका जो शुरुआत है 1902 से एलिमेंट्री स्कूल से ही शुरुआत हुआ था और उसके बाद 1907, 13, उसके बाद 15, उसके बाद 16 जैसा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और अमेरिकन यूनिवर्सिटी से और बोन यूनिवर्सिटी जर्मनी से जितना भी एजुकेशन लेवल्स है उनका एक मिनट और एक सेकंड हाईली प्रोडक्टिव लर्निंग वर्ल्ड के वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपने साथी प्रोफेसर एस डी शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा कि आए और अतिथियों का प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय आप लोगों के सामने है और अगर हम इसको हिंदी में कहें तो भारत में समानता एवं सामाजिक न्याय पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दृष्टिकोण यह विषय है। और हम सब जानते हैं कि समानता और सामाजिक न्याय के पुरोधा अगर कोई जाने जाते हैं भारत में तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और वर्ल्ड एकेडमिया भी इस बात को मानता है। क्योंकि मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कहा गया है तो मैं सिर्फ धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक लाइन मैं थोड़ी लिबर्टी लेते हुए जरूर बोलूँगा कि किसी ने कहा है कि पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील. So Dr. Ambedkar has made you feel that, and that is why he is great. हमारे मुख्य वक्ता हम सबके परम आदरणीय प्रोफेसर संजय पासवान सर, आप हम लोगों को हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। सर के बारे में मैं क्या बताऊं,
अभी बताया गया कि सर ने ये किया वो किया, इनके लिए बस एक लाइन का शेर है कि जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आप जहां भी जाएंगे आप रोशनी लुटाएंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि आप जब भी बोलते हैं किसी दुर्भावनावश नहीं बोलते। आपकी बातों से एक ऐसा सकारात्मक माहौल तैयार होता है कि आप बार बार कहते हैं कि हम सबके मॉडल डॉक्टर अम्बेडकर है। किसी व्यक्ति विशेष ने अगर उसको अपना बनाने की सिर्फ कोशिश की या किसी समूह विशेष ने अपना बनाने की कोशिश की, उसका आप बार बार मुखालफत करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर पूरे विश्व के हैं और पूरे विश्व के होने चाहिए। इस बात का मुझे हमेशा अच्छा लगता है सर, जब भी आते हैं और सर हमेशा उसका एक पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा देते हैं। सर ने ये भी कहा कि एक नारा है, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। आप जरा सोच के देखिए, किसी भी जगह पे आप हो, आप शिक्षक हैं, छात्र आपके पास आ गया और कहा कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मजबूरी, आप बीमार भी हो सकते हैं, आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपके पास सीट नहीं हो सकती है। ये मजबूरी वाला जो शब्द है, कुछ भी हो लेकिन मेरा पूरा हो, यह सही सर ने कहा कि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, जो कि ठीक नहीं है। तो सर आप आए और सर आपने इतना अच्छा उद्बोधन दिया, हम सब आपके अनुग्रहित हैं। और आए हुए सभी प्रतिभागियों की तरफ से, सामाजिक समावेशन अध्ययन केंद्र की तरफ से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अपने संकाय सामाजिक विज्ञान संकाय की तरफ से हम सब आपका हार्दिक हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम लोगों के जो अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर एस एन संखवार सर, हम आपको लखनऊ से ही जानते हैं, KDMC में आना जाना रहता था और सर से बहुत पहले से। और सर अगर सही मायने में कहा जाए तो जो एक शब्द बोला जाता है हमारे यहाँ महात्मा, और इस बात को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोगों ने भी कहा, जिनके भी मैं मुख से सुनता हूँ कि प्रोफेसर एस एन संखवार बड़े भले आदमी। यह शब्द जीतना पड़ता है, यह शब्द को कमाना पड़ता है, यह शब्द किसी से आप कहलवा नहीं सकते। आप रेस्पेक्ट जो होता है किसी पद से गरिमा के साथ आ सकते, लेकिन जो स्टीम होता है, जो उसकी जो कमाई होती है, ये कि बहुत भले व्यक्ति हैं, बहुत भले डॉक्टर हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, यह सिर्फ सर को ही प्राप्त है। तो सर आप बहुत इस मामले में महान हैं कि सर आपने इसको कमाया है और सर आप आए और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित किया। तो सभी प्रतिभागियों की तरफ से सर हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर प्रोफेसर JB कुमरैया सर का एक सकारात्मक पक्ष ये है कि सर किसी भी आज विभाग को देख रहे हैं, कल अगर संकाय अध्यक्ष भी होंगे या कहीं वाइस चांसलर होंगे, आप सब मान के चलिए कि आपको पूरा फ्री हैंड होगा, जितने पॉजिटिव काम आप कर सकते हैं करिए। ऐसे व्यक्ति मैंने नहीं देखा कि जो कि कोई भी सकारात्मक काम, 10 तरह के विचारों को लोगों के बीच में बैठे रहेंगे और 10 से आप सकारात्मक हो सकते हैं। हम लोगों के सामने हम लोगों के गुरु जैसे, मैं तो गुरु नहीं कहूंगा इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं पढ़ाने को गुरु कहा जाता है, लेकिन चूंकि आपके विचारों से मैं इतना प्रभावित हूँ, प्रोफेसर राम प्रवेश पाठक सर, तो मैं आपको गुरु कहता हूँ। और सामने बैठे तमाम हम लोगों के सीनियर प्रवेश भारद्वाज सर, प्रोफेसर घनश्याम सर और अन्य जगह, और हमारे बाला लखेन जी हम लोगों के मित्र हैं, भाई हैं, और प्रोफेसर रियाज जी और तमाम लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूं, मुझे क्षमा करेंगे, मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। जितने भी लोग हमारे सामने हैं, आप सबका, हमारे सभी छात्रों का, छात्राओं का, जिनका मैं नाम जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि ये लगेगा कि कुछ का नाम बोल दिया गया, कुछ का नहीं बोला गया। तो आप सबका, मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग आए और इस कार्यक्रम की सहभागिता की, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आपका धन्यवाद। एक व्यक्ति जो इस सेमिनार के पीछे, जिनकी पूरी मेहनत है, पूरी शिद्दत है और हमेशा आप लगे रहते हैं, डॉक्टर अमरनाथ पासवान। उनको बिना धन्यवाद ज्ञापित किए यह धन्यवाद की कड़ी या सेमिनार अपने आप में अधूरा रह जाएगा। डॉक्टर पासवान जी दिन रात इस चीज के लिए मेहनत करते हैं और कई चीजें मुझे इनसे सीखने को मिलता है। एक कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करते हैं सेंटर में कि मैं ये कर रहा हूं तो कभी कभी दूसरा भी आदमी सोच ही लेता है कि मुझे भी करना चाहिए। तो ये जो एक आपकी पॉजिटिव थॉट है,
कि आप एक कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करते हैं, इतना ज्यादा काम करते हैं कि दूसरा आदमी अगर सुसुप्तावस्था में रहेगा थोड़ी जागृत हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर। Constitution of India, how women have empowered politically, especially Dalit women have come forward to voice their rights. For that purpose, I have chosen 5 different women among the Dalit category in Neni district of Tamil Nadu, which is adjacent to Madurai district. You might have heard about the Papavatti and Kiripatti. This Papavatti and Kiripatti, both the two villages were in the national media because these two presidents of this Dalit presidents were not allowed to raise their voice in the Gram Panchayat, as well as they were not allowed to hoist their national flag. Agenda उनका rights नहीं था. So likewise that is for the male president, and I am going to discuss the problem faced by the female president and elected women representatives of Theni district in Tamil Nadu. 5 different cases I have chosen. The first one, that lady name is Muthulakshmi. She is a Panchayat president, Adhyaksh. Hindi mein कहते हैं Adhyaksh, Pradhan कहते हैं Adhyaksh in that particular area. Being a Dalit woman, she is the first Dalit woman came forward to contest in the election. Last we are talking about 50 years of independence, 60 years of independence, but there is Dr. Ambedkar once said, the Constitution is the vehicle of life. He didn't view it as a static document, but as a dynamic tool for transformation, to ensure liberty, equality, and fraternity for all. He believed political democracy, like right to vote, was only one part of justice. Without social and economic democracy, true equality would retain a dream. To combat caste discrimination, Ambedkar introduced Article 15, 16, and 17, which laid down the framework for affirmative action and protection of historically oppressed groups. To understand the need for such safeguard, we must understand the history of caste system in India. Society began with a simple division of Aryas and Dasas, which evolved into Varna system having Brahmin, Kshatriya, Vaishyas, and Shudras. Over time, this became the birth-based jati system, which controlled every aspect of life, from marriage to jobs to social mobility. Later, in the medieval times, processes like Rajputization and Brahmin. Good afternoon, everyone. I, Tushar Prasad Das, student of Political Science from Department of Political Science, Banaras Hind University, going to present the paper titled Upholding Constitutional Morality, Dr. B.R. Ambedkar's Vision and its Triumph over Popular Morality in Modern India, which is co-authored by us, Tripathi and myself. Now, Dr. B.R. Ambedkar envisioned a constitution that would serve as an instrument of radical social reform in a country which has a long tradition of entrenched social hierarchies and inherited unjust and political order. The constitution was modeled to protect the marginalized, oppressed and minorities in a majoritarian democracy. Dr. B.R. Ambedkar invoked the notion of constitutional morality during his famous speech on 4th November 1948 on the floors of Constituent Assembly, quoting the British historian of Greece, George Grote, who defined it as the paramount reverence for the forms of constitution. Dr. Ambedkar invoked this concept while defending the addition of the mundane details of administrative structures into the provisions of Indian constitution. But today, the idea of constitutional morality is being extensively used by the Indian judiciaries to test the constitutional validity of any legislation or government actions and statutes.
Even though Dr. Ambedkar in his mention of constitutional morality did not think of it to be an instrument of judicial decision making, this certainly aligns with the Dr. Ambedkar's larger vision of the sacredness of the Constitution. This also reaffirms the vision and the spirit of the founders of our Constitution and the role that they have entrusted to the Indian judiciary in particular. My topic is about the emulating Ambedkar's vision, empowering young minds in practical and through education. And I am a kind of person who, like Sam mentioned before, I am from Delhi, so I am a kind of person who grew up by seeing that social inequalities and resisting movement against those social inequalities. When I moved to Chennai, I worked under NGO, particularly in these areas for social welfare programs. So while working there, I noticed that there are many children who have high potential in various platforms like arts, sports, education, etc. But due to stereotypes, there are many children's life getting spoiled and turning into a wrong path. So I would like to bring those issues to out of that box and want to discuss about morality. Baba Saheb Ambedkar was an intellectual and humanist who worked for emancipation of humanity in general and different classes in India. He is not some part of people will portray him as a Dalit leader, but he is not only a Dalit leader, he is a national leader and leader for all. His ideology will shoot for all. Ambedkar was influenced by educational thoughts of John Dewey. John Dewey proved that education. To all the dignitaries and colleagues sitting here. So the topic of my paper was Dr. B.R. Ambedkar's vision of equality and social justice. And without taking much time, I would start this with a quote in what I have researched in my paper. So B.R. Ambedkar used to say that I like the religion that teaches liberty, equality, and fraternity. So this was the vision of Dr. B.R. Ambedkar to sum up. Okay. Now what I have done in my paper is we all know that Dr. Ambedkar envisioned a society that was built on equality, that was a just society. This paper has explored the critique of caste, his role in constitutionalism and the emphasis on education, what B.R. Ambedkar always used to do. And we have also, I have also researched the modern challenges that reflect an ongoing journey towards his ideals. Right? So we all know Dr. Ambedkar was a social reformer and an equalist, and he dedicated his entire life to the upliftment of marginalized communities, the weaker sections of the society. And the three key areas that I have talked about in this paper is the caste system quickly, secondly the constitutional reforms that took place when Dr. B.R. Ambedkar was here, and the third was the modern relevance of those ideals and beliefs. Now coming on to the critique of the caste system, which is the first key area of my paper, that talks about what Ambedkar used to say that caste system is equivalent to the obstacle to justice. Means the caste system is one thing that is an obstacle to justice. In the present day scenario or back in time when Dr. B.R. Ambedkar wrote this. In his work, which is a very famous work, Annihilation of Caste, which was published back in 1936, Ambedkar has called for dismantling the caste system. They once prevailed in the society so much. Sorry, the question is not clear. Can you repeat it? आज के पॉलिटिकल और सोशल रिसोर्सेज या सोशल पॉलिटिकल लाइफ में एवरीडे हम जो है अपना खुद का आइडेंटिटी हम कास्ट के थ्रू ही जो है बताते हैं कि आई एम कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कास्ट एंड यू आर कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कास्ट। तो ये जो है कि कास्ट सोसाइटी का आइडिया आज की dismantle नहीं हो सकता, but we can obviously reduce the proportion of what we are using right now. See, Dr. Ambedkar was a person who did talk about dismantling the caste system, but he also talked about putting not religion first. एक और दिन है, आप बाहर पूछ सकते हैं, टाइम का थोड़ा सा आज मैं आपके सामने ध्यान रखने की बात
लेकिन बाबा साहब ने इसे अपनी नियति नहीं बना। उन्होंने पढ़ाई की, संघर्ष किया, फिर संकल्प लिया कि देश को बदलना है। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय की असली आज़ादी की नींव है और इसके लिए उन्होंने संविधान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय की ऐसी नींव रखी जो हर कमजोर दबा हुआ इंसान उठकर खड़ा हो सके। अनुच्छेद 14 से 18 तक कानून के सामने सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वही आर्टिकल 17 छुआ छूत को जड़ से बाहर फेंकना है। कहा अब कोई इंसान अछूत नहीं रहेगा, क्योंकि जो लोग सदियों से हाशिए पर थे, जैसे दलित, पिछड़े, गरीब, उनके लिए आरक्षण का रास्ता भी खुला। वही दूसरी ओर शिक्षा और नौकरी का हक दिया ताकि वो भी बराबरी की जिंदगी रह सके। तो ये थी उनकी दूरदर्शिता, लेकिन वो यहीं तक नहीं रुके। अम्बेडकर भी जानते थे कि सिर्फ कानून से समाज नहीं बदलेगा, इसके लिए सोच भी बदलनी होगी। इसलिए संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ नीति निदेशक तत्व भी जोड़े। कहा कि सरकार का फर्ज है कि हर नागरिक को शिक्षा मिले। Today's my topic of presentation is Dr. B.R. Ambedkar, the reformer of social justice for equality. Actually, Dr. B.R. Ambedkar was a pioneering figure in laying the foundation of social equality and justice. Actually, he was not only a political scientist, he was not an economist, he was not only a reformer, but he was also a citizen of social justice. He was an emancipator of downtrodden underprivileged class. He just not only fought for the underprivileged class, he also fought for the progress. Actually, if he will examine his life, then his life has actually suffered too much exploitation. If he will look at his early stage of schooling, he will find that he has to suffer a lot at his schooling stage. That exploitation has made it indelible. अगर हम प्राचीन काल की दृष्टि डालें तो देखते हैं कि भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा प्राचीन काल से जटिल रही है। बौद्ध और जैन आंदोलन सामाजिक समानता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन मनुस्मृति और गुप्त काल के दौर में इसमें कुछ गिरावट है, जिसमें मध्यकाल में मुक्ति आंदोलन और आधुनिक काल में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर के दौर में देखें कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जिस प्रकार से महार सत्याग्रह हो या कलाराम मंदिर प्रवेश हो या फिर पूना पैक्ट हो, इस पर अगर दृष्टि डालें, साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेदों पर अगर उनकी दृष्टि डालें तो उनकी सामाजिक न्याय की अवधारणा भी अच्छी चालू रखिए। आने दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 में एक्ट मॉडिफाई किया, लेकिन आज एक नया डिस्कोर्स स्टार्ट है अभी चल रहा है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे कंक्लूड तो किया, लेकिन पॉलिटिकल डिबेट में आज भी है और इसी में मेरा पीएचडी का थीसिस है। तो सब कैटेगराइजेशन की बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इससे पहले डिविजनिया के केस में जो है, लेकिन सबसे पहले सब कैटेगराइजेशन पंजाब की सरकार ने 1975 में वहाँ पे शेड्यूल कास्ट को 2 ग्रुप में बांट करके किया। दुनिया में जब भी संविधान की बात की जाएगी, भारत का संविधान का नाम लिया जाएगा, क्योंकि तो भारत का संविधान दुनिया का विशाल संविधान है और इतने अधिक हर एक पहलू को इसमें आत्मसात करने का प्रयास किया गया है ताकि व्यक्ति का अस्तित्व की रक्षा के साथ साथ उनके मानवीय गरिमा का भी रक्षा हो सके। और इस संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अद्वितीय योगदान है, इसे नहीं भुला जा सकता। आधुनिक भारत में समानता, सामाजिक न्याय, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दृष्टिकोण आप सभी ने बहुत बेहतर बताया और मैं इसमें कुछ ऐड करूँगा और बहुत पूरे समय के लिए इस दृष्टिकोण को समझने के लिए संविधान सभा तो कुछ क्वेश्चंस हमारे What would have been Ambedkar's perspective on the ongoing demand for caste-based surveys? First, second one is constitutional morality upheld
social justice that Ambedkar had included has been expanding, and what has been the role of judiciary in upholding or promoting Ambedkar's idea of social justice, and is identity politics good or bad for the promotion of Ambedkar's idea of social justice, and what has been the role of Ambedkar's idea of social justice in addressing the social inequalities among minorities that undergraduate model for you especially. Okay, and last but not the least, what has been the role of media and civil society in promoting Ambedkar's idea of social justice? These are my queries, so I would like to आखिर हम मिले बनारस के घाटों पे, आखिर हम मिले बनारस के घाटों पे।